हाँ तो बच्चों, अपने पास में जो पेपर 3 थे उसके अंदर हमने पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, पेपर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आज अपन बात करेंगे पेपर थर्ड की। आई बात समझ। और जो पेपर थर्ड है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे वही 5 यूनिट मेंशन है, ठीक है ना। यूनिट जो फर्स्ट है तुम्हारे पास में, ये देख लीजिए, इसके अंदर तुम्हारे पास में फिजिकल में थोड़ा सा मैथमेटिकली पार्ट भी है, ठीक है ना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, वो मैथ वाले से पढ़ा देंगे। बाकी यहाँ पे जो तुम्हारे पास में यूनिट फर्स्ट है, इसी यूनिट फर्स्ट में अपने को पढ़ना है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट एबासन यहाँ अपन पढ़ेंगे द्रव अवस्था, द्रव प्रावस्था या द्रव अवस्था, ठीक है ना। यूनिट जो सेकंड है उसके अंदर पढ़ेंगे अपन गैसियस स्टेट। यूनिट जो सेकंड है उसमें पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था के बारे में बात करेंगे यूनिट सेकंड के अंदर। आए बात समझ। यूनिट जो थर्ड है उसके अंदर अपन बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। यूनिट जो थर्ड है उसमें बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है ना, ठोस अवस्था के बारे में, ठीक है ना। सारा दे दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों दे दिया। यूनिट जो फोर्थ है उसमें अपन बात करेंगे कोलाइडल के बारे में। यूनिट जो फोर्थ है इसके अंदर बात की जाएगी कोलाइडल, कोलाइडल के बारे में बात की जाएगी। क्या क्या लिख दिया ये? कोलाइडल के बारे में बात की जाएगी। आई बात समझ। ये किस में बात की जाएगी? यूनिट फोर्थ के अंदर, ठीक है। और यूनिट जो 5 है उसमें हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक के ऊपर, केमिकल काइनेटिक के ऊपर, रासायनिक बल गतिकी के बारे में, रासायनिक बल गतिकी के बारे में बात करेंगे। मेंशन कर लीजिए ये। ये अपने पास में टॉपिक है। आज का जो टॉपिक होगा, जो हम बात करेंगे, वो किसके ऊपर बात करेंगे? हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल काइनेटिक। मेंशन कर लीजिए आप केमिकल काइनेटिक। आज का टॉपिक रहेगा केमिकल काइनेटिक। मेंशन कीजिए केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक।
रासायनिक बल गति की। क्या होता है केमिकल काइनेटिक में, होता क्या है आप लोगों को पता है। ऑर्गेनिक जो तुम्हारे पास में है, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं, अभिक्रियाओं की बात करते हैं। ये जो रिएक्शन है वो किस रेट से, इस रिएक्शन की जो रेट है, इस रिएक्शन की जो रेट है, दर है, वो उसकी बात कौन करता है, उसकी बात करता है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, कोई भी जो रिएक्शन है वो किस रेट से हो रही है, उसकी दर क्या है, उसकी बात कौन करेगा, केमिकल काइनेटिक करेगी। आई बात समझ में। यानी कि केमिकल काइनेटिक में हम किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ये जो तुम्हारे पास में हम डायरेक्ट देखते थे ऑर्गेनिक के अंदर, जब रिएक्शन की बात अपन करते थे तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो तुम्हारे पास में रिएक्टेंट था, जो तुम्हारे पास में अभिकारक था, वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन ये केमिकल काइनेटिक हमें क्या बताता था इसके अंदर, कि जो तुम्हारे पास में रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो पहले एक इंटरमीडिएट में। ये केमिकल काइनेटिक हमें क्या बताता है कि रिएक्टेंट जो है वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है सबसे पहले। इसका एक मध्यवर्ती बनेगा और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक बताती है। आई बात समझ में। बनाना भी किसी को कुछ नहीं है, ये हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक बताता है। ठीक है ना। ये केमिकल काइनेटिक हमें रेट बता देगा। ये केमिकल काइनेटिक ही हमें जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में बताएगा। आई बात समझ में। ऑर्डर का मतलब उसकी कोटि के बारे में बताएगा। जो कोटि होती है तुम्हारे पास में वो क्या होती है, या तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक बताएगा। आई बात समझ में। तो किसी रिएक्शन की रेट का होना बहुत ज़रूरी है। किसी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है उसका ये पता लगना हमें ज़रूरी है कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के अंदर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, किसी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब आपको करना है तो वहाँ पे हम ये देखेंगे ना कि वो जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो जो उसका फॉर्मेशन हो रहा है, उस रेट, वो किस रेट से हो रहा है। तो ये केमिकल काइनेटिक हमें इस रेट को इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देगा। उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ में हम इस प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक बहुत यूजफुल है हमारे लिए। आई बात समझ। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखा जाए, लिखना केमिकल काइनेटिक के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इट इज द branch of chemistry, it is the branch of chemistry, it is the branch of chemistry which deals, it is the branch of chemistry which deals with the rate of reaction, which deals with the rate of reaction, comma, factor affecting of the reaction, and mechanism of the reaction, again repeat कर रहा हूँ, it is the branch of chemistry which deals with the rate of reaction, comma, factor affecting of reaction and mechanism of the reaction, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। रासायनिक बल गति की
रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग, कोमा, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन हुई। लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स आए, यहाँ पे 3 टर्म्स आए और वो 3 टर्म क्या है वो देखिए। यहाँ 3 टर्म आए, वो कौन कौन से हैं? एक है तुम्हारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, इसे बोलेंगे अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन। एक आया तुम्हारे पास में यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। और तीसरा टर्म आया तुम्हारे पास में यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये 3 टर्म है जिसे अपने को 1 बाय 1 स्टडी करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन। लिखना कुछ नहीं है, ये 3 टर्म आप लिख चुके हो, आई बात समझ। फर्स्ट यहाँ पे मेंशन करना रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। और यहाँ पे लिखना रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग में लिखना। इसको रेट से भी डिनोट कर सकते हैं, स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी हो सकते हैं। आई बात समझ। और इसमें मेंशन करना चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इकाई समय में
इकाई समय में किसी अभिक्रिया के इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया की गति अथवा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वह अभिक्रिया की गति अथवा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो रेट है, जो दर है, वो क्या है? प्लस माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज in the concentration of reactant and product, change in the concentration of reactant and product upon taken time, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और यहाँ पे नीचे लिखे लिया गया समय। आई बात समझ? यहाँ पे प्लस माइनस क्या बताएंगे? ये किस चीज़ को डिनोट करेंगे? प्लस एंड माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, प्लस जो होता है वो कंसंट्रेशन के इंक्रीमेंट को बताता है। कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट, मतलब ये जो पॉजिटिव है ये कंसंट्रेशन की इंक्रीमेंट को बताता है, नेगेटिव डिक्रीमेंट को बताता है। तो इंक्रीमेंट किसका होगा? प्रोडक्ट का, क्योंकि भैया रिएक्टेंट से कौन बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट कहने का मतलब जो तुम्हारे पास में कच्चा माल जो है, ठीक है ना, मान लीजिए जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा जो तेल है उससे आपने ऑयल जो बन रहा है तुम्हारे पास में, तो ये क्रूड ऑयल कम होगा तभी तो वहाँ पे तुम्हारे पास में प्रोडक्ट यानी कि जो ऑयल है, जो पेट्रोल है वो बन रहा है आप लोगों का, जो डीजल है वो बन रहा है आप लोगों का। तो वही है कि तुम्हारे रिएक्टेंट यहाँ पे जब रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तभी तो कोई रिएक्शन होगी। तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इज इक्वल टू, साइन नोटिफिकेशन में पॉजिटिव क्या होगा लिख लेना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पॉजिटिव लिख लेना, कंसंट्रेशन, पॉजिटिव का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ टाइम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, 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 उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन करना नेगेटिव साइन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ टाइम। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी। तो देखिए यहाँ पे एक इसका
क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे, ये है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो कंसंट्रेशन है, इधर कौन चलेगी, कंसंट्रेशन, और इधर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन होगा, या टाइम ले लो यहाँ पे। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब आप ग्राफ बना रहे हो, टाइम टी के बीच में जब आप ग्राफ बना रहे हो यहाँ पे, तो ये जो रिएक्टेंट होगा, समझना यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा इसकी कंसंट्रेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम जीरो पे तो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा तो ये इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज पे चलेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज पे चलेगी। आई बात समझ, यही तो बात है। तो यहाँ पर ये तो हो गया रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसके साथ में, टाइम के साथ में। बना लीजिए यहाँ। चलिए अपन आगे देखिए। ये जो तुम्हारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है, समझना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभिक्रिया का जो वेग है, ये क्या है, इसको दो टर्म में अपन इसको रीड कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। एक है तुम्हारे पास में एवरेज रेट, क्या होती है, एवरेज रेट की बात करते हैं, आई बात समझ में। और एक होती है तुम्हारे पास में इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इसे बोलते हैं औसत वेग, औसत वेग, और इसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। जो तुम्हारे पास में एवरेज रेट होती है, इसके अंदर देखिए एवरेज रेट क्या है, कि मान लीजिए तुम्हारे पास में ये रिएक्टेंट है, आई बात समझ में, ये रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो समझना यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, ये कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, टाइम है।
तो एवरेज जो रेट होती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है देखना, इसकी कंसंट्रेशन क्या है x1 है, और इस कौन सी कंसंट्रेशन पे जाके रुकी है समझना, ये x2 पे। ये x1 कब है, जब तुम्हारे पास में यहाँ पे टाइम लिया गया है t1, और x2 पे कब है, जब तुम्हारे पास में यहाँ पे टाइम हो गया t2। तो जो एवरेज रेट है वो रिएक्शन की इनिशियल टू फाइनल जो रेट होती है, आई बात समझ। एवरेज रेट का जो साइन होगा वो क्या होगा, डेल साइन होगा, एवरेज रेट को डेल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एवरेज रेट है इसके लिए जो रेट होगी तुम्हारे पास में क्या, dx अपॉन dt। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एवरेज रेट है, समझना एवरेज रेट, इसका मतलब एवरेज रेट क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये तुम्हारे पास में एवरेज रेट है। तो मान लीजिए जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, और कोई रिएक्शन हमने आज स्टार्ट की और उसको क्या है इनफाइनाइट टाइम लग गया, तो क्या आप एवरेज रेट के लिए बैठे रहोगे क्या, नहीं बैठे रह सकते। मान लीजिए आज आपने रिएक्शन स्टार्ट की और वो 5 डेज़ के अंदर कंप्लीट होती है, तो क्या आप 5 डेज़ के अंदर बैठे रहोगे, हाँ उसका निकाल सकते हो 5 डेज़ में, लेकिन हमें तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, हमें तो अभी चाहिए। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ताक्षणिक वेग का। आई बात, पहले तो ये बना लीजिए आप एक बार कि ताक्षणिक वेग के नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसका अपन यूज नहीं करते, हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट की अपन बात करते हैं, एक बार यह बना लीजिए। आगे बात समझ बना लिया होगा, यस या नो। अब मेंशन कीजिए इसके अंदर, इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर मेंशन करना द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए स्पेसिफिक मोमेंट, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए स्पेसिफिक मोमेंट। आई बात समझ में, एक किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वह ताक्षणिक वेग है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में किसी क्षणिक बिंदु पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षणिक बिंदु पर अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। और इसके अंदर देखिए ये जो ताक्षणिक वेग होगा ये कंप्लीट तुम्हारे पास में, जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट, ये रिएक्शन हो रही है तो ये आपने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे जो बात करेंगे इसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। और इसे डिनोट करेंगे जब स्मॉल बात करेंगे अपन, ओनली स्मॉल रेट की बात करेंगे, यानी कि dx अपॉन dt, ये स्मॉल कंसंट्रेशन को बताता है, प्लस और माइनस। यहाँ पे भी ये है प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को बता रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस नहीं हो सकती, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रेट ऑफ रिएक्शन तो पॉजिटिव ही होगी। ये प्लस माइनस किसको बता रहा है, ये प्लस माइनस आपको बता रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंसंट्रेशन को बता रहा है, ना कि रेट को बता रहा है। आई बात समझ। तो डी क्या है, स्मॉल चेंज, डी जो है वो है स्मॉल चेंज, कम परिवर्तन को बताता है। ये भी बना लीजिए आप।
चलिए अपन आगे आगे देखिए। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए कंसिडर ए रिएक्शन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग। मेंशन कीजिए कंसीडर ए रिएक्शन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। Consider a reaction. Consider a reaction for rate of reaction. Rate of reaction. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना है एक सामान्य अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग। आई बात समझ में? तो देखना, बात करते हैं इसके ऊपर। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग। देखिए समझना यहाँ इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी। मान लीजिए तुम्हारे पास में 2a है, ठीक है ना, और इससे प्रोडक्ट बना तुम्हारे पास में, जो प्रोडक्ट जो तुम्हारे पास में बन रहा है वो बन रहा है 3b। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना। आप मुझे बताओ वो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन मान रखी है वो अपन ने मान रखी है A0 और इसको मान रखा है 0। मैथमेटिकली फॉर्म देखिए इसकी, t इज इक्वल टू टी टाइम पे, यानी कि कोई टाइम यहाँ गिवन है जिस पे तुम्हारे पास फॉर्मेशन हुआ किसका, x का। आई बस x कंसंट्रेशन बन गया इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम्हारे पास में बना है, बात को समझना, ठीक है, या इसको इस फॉर्म में बनना कि यहाँ पे ये जो 3b बन रहा है, कहने का मतलब है तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या बना, 3x बना। क्या बना, 3x। और यहाँ पे ये क्या है, A0 में से कम कितना हुआ, 2x। ये इसकी इक्वेशन बनानी है आप लोगों को। A0 में से कम कितना हुआ, t इज इक्वल टू टी पे, भाई ये कितनी है, कहने का मतलब यहाँ पे ये 2 टाइम है, जो रिएक्टेंट है वो 2 टाइम है, तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 3 टाइम बन रहा है। यही तो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। 2 मोल से, या मैं कह दूँ 2 मोल से यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 मोल बन रहा है। आई बात समझ? तो इस बेसिस पे हमने क्या बोला कि यदि ये 3x बन रहा है तो यहाँ पे कम कितना होगा, 2x होगा। यानी कि 2 मोल कंज्यूम होके कितने का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रही नहीं बात? 2 मोल कंज्यूम हुआ, 2 टाइम रिएक्शन से कितना, 3 टाइम प्रोडक्ट बन रहा है। यस है ना, हो सकता है ऐसा। इसके बाद में देखिए, अब तुमने जो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करें तो हम क्या देखेंगे कि जो तुम्हारे पास में रेट ऑफ ए है, रेट ऑफ ए की जो दर है, रेट ऑफ ए, आई बात समझ में? और जो रेट ऑफ ए है वो तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस डी ए। इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वो रिएक्टेंट ही तो होगा, माइनस डी ए अपॉन क्या होगा, डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो आप मुझे बताओ वो जो डी ए है एक्चुअल में है क्या, माइनस ए क्या है, ए एक्चुअल में क्या है तुम्हारे पास में, ए है अपने पास में क्या, ए नोट माइनस 2x, यस है ना, और माइनस ए नोट, यही तो है, यही तो है भाई। रेट ऑफ ए, आप ए की दर जब निकालोगे तो ए की दर इस फॉर्मूले से ही तो निकालोगे, और यहाँ पे जो ए है वो क्या है, ए नोट माइनस 2x माइनस ए नोट है,
जिससे तुम्हारे पास में ये ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास में क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास में 2 dx अपॉन क्या dt। यस या नो? तो रेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 dx अपॉन dt। मैं बात करूँ रेट ऑफ बी की बात करूँ तो रेट ऑफ बी क्या है, db अपॉन क्या dt। ये क्या है, b पॉजिटिव में होगा और तुम्हें पता हो तो ये क्या होगा, db क्या है, dy dt b है क्या, एक्चुअल में b है तुम्हारे पास में जो फाइनल माइनस इनिशियल 3x माइनस क्या होगा 0। तो एक्चुअल में ये भी क्या आएगा तुम्हारे पास में dx अपॉन dt, ये कितना आएगा 3। यही तो आएगा रेट ऑफ b। बना लो इसको एक बार। ठीक है भाई। अब हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या है, रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टेकन टाइम। यही तो है। रेट ऑफ रिएक्शन को अपन किससे डिनोट करेंगे, dx अपॉन किससे, dt से। ये देख लीजिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, dx अपॉन dt। यही तो कॉमन आ रहा है इसके अंदर, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू रेट ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ बी। यानी कि तुम्हारे पास में अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो रेट होगी तुम्हारे पास में, रेट इज इक्वल टू क्या है, dx अपॉन क्या भैया dt। dx अपॉन dt इज इक्वल टू समानुपात का रेट ऑफ ए क्या है, माइनस डी अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे अपन ने जब कॉमन लिया तो 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बेस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन क्या भैया डी टी, और 2 कहाँ है यहाँ पे, इज इक्वल टू ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव में है 3 इधर आएगा तो पॉजिटिव डी बी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास में 3। तो आप देख लीजिए रेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी क्या आता है, माइनस ये माइनस किसके, जो रिएक्टेंट है डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 2 डी टी। यानी कि जो तुम्हारे पास में कोफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है यार, इसके पीछे लॉजिक ये है भैया कि तुम्हारे पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बैलेंस होता है, अनबैलेंस नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस कैसे, कि तुम्हारे पास में 2 मोल 3 मोल रिएक्शन करके तुम्हारे पास में 5 मोल बन रहा है, तो वो बैलेंस करता है रिएक्शन को। आई बात समझ कि इसके 2 मोल तो इसके 3 मोल बन रहे हैं कितने, 5 मोल, तो इनको बैलेंस किया जाए। और बैलेंस कैसे किया जा सकता है कि इनको सबको 1 कर दिया जाए। और 1 कैसे कर सकते हो, मान लीजिए तुम्हारे पास में ये 2a है, 2b है या 3b है, इससे बना 5b या 5c बना है, तो इसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं भैया, इसको कर दो a/2। आई बात समझ, सॉरी, इसको भाई ये 2a है तो मैं कर दूं a/2 इंटू 2a। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, b का है तो b/2 इंटू
2b, यस या नो, ये सॉरी 3 है तो 3 3, तो इस 3 3 से ये कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हारे पास में जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, उसकी यूनिट जो होगी वो सेम हो जाएगी, जो उसकी क्वांटिटी होगी वो सेम हो जाएगी। इस वजह से जो तुम्हारे पास में कोफिशिएंट है उनको हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है, कोफिशिएंट को हमेशा डिवाइड फॉर्म में मेंशन करते हैं, हमेशा डिवाइड फॉर्म में मेंशन करते हैं। बना लीजिए यहाँ तक का एक बार, ताकि यहाँ से एक कॉमन फॉर्मूला अपन बनाएंगे। यहाँ पे एक कॉमन फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे। बना लिया। तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, ये सबने बना लिया होगा। अब आपको एक ही बार बार ये थोड़ी अपन करेंगे, तो इसके लिए कोई कॉमन बात तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बार बार इसके ऊपर थोड़ी अपन चर्चा करेंगे कि ये क्या इक्वेशन बन रही है, ये नहीं। तो इसके लिए अपन एक जनरल जो रिएक्शन हमने ली, जिसकी अपन बात करें, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, इससे रिएक्शन हुआ स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। आई बात समझ में? ये तुम्हारे पास में रिएक्टेंट है और ये तुम्हारे पास में क्या है, प्रोडक्ट है। आई बात समझ? इसको आप अलग अलग बनाइए। डिसअपेरेंस, जैसे जो रिएक्टेंट है वो हमेशा डिसअपेरेंस होगा, रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, डिसअपेरेंस होगा। तो यहाँ पे मेंशन करना डिसअपेरेंस रेट ऑफ ए, डिसअपेरेंस रेट ऑफ ए, आप मेंशन करना डिसअपेरेंस रेट ऑफ ए, डिसअपेरेंस रेट ऑफ ए। ए के लुप्त होने की दर, ए के लुप्त होने की दर, ए के लुप्त होने की दर इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव डी ए अपॉन क्या भैया, डी टी। ए के लुप्त होने की दर। फिर बी के मेंशन करना डिसअपेरेंस रेट ऑफ बी, बी के लुप्त होने की दर, बी के लुप्त होने की दर। नेक्स्ट मेंशन करना फॉर्मेशन रेट ऑफ सी, ये बनेंगे तो फॉर्मेशन रेट ऑफ सी, सी के बनने की दर पॉजिटिव में आएगा, डी सी अपॉन डी टी। और मेंशन करना फॉर्मेशन रेट ऑफ डी, डी के बनने की दर, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपॉन डी टी। आई बात समझ में? यस या नो? तो रेट ऑफ रिएक्शन से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका एक कॉमन जो फॉर्मूला बनाया वो क्या बनाया अपन ने कि रेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये माइनस डी ए अपॉन डी टी, और इसका कोफिशिएंट कहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे ए, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, कोफिशिएंट बी नीचे, प्लस डी सी अपॉन डी टी, कोफिशिएंट कहाँ आएगा, नीचे, इज इक्वल टू प्लस डी डी और नीचे डी डी, और इसका कोफिशिएंट कहाँ आएगा, ये एक किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी रिएक्शन आप बनाओगे तो इसकी ये जनरल रेट ऑफ रिएक्शन है। बना लीजिए यहाँ तक का जनरल रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ तक।
अब कोई भी रिएक्शन आप बनाओगे ना, तो इस बेसिस पे आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना हो, एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप मेंशन कीजिए, तो आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाओगे। बना लो यहाँ तक का एक बार। ठीक है, एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखो आप। एक रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, तुम्हारे पास में जैसे ये N2 + 3H2 और तुम्हारे पास में रिएक्शन बनी क्या 2NH3, ये रिएक्शन बनी। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है अपने को। क्या लिखनी है? रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर आपको मेंशन करनी है, तो आप देखिए ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, तो कैसे लिखोगे कि रेट = dx/dt = क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन नेगेटिव में कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, क्या इसकी कोफिशिएंट है क्या? नहीं है, = -dH2, क्या इसके ऊपर कोई कोफिशिएंट है क्या? यस है, 3 = पॉजिटिव के अंदर DNH3, क्या यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है क्या? यस है, 3। तो ये लो, ये इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। बना लीजिए, ये इस रिएक्शन का क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया तुम्हारे पास में। आए बात समझ? अब इसको ऐसे आप ये बना लीजिए कि मान लीजिए तुम्हें लिखना हो NH3 है, 2NH3 है, इसकी आपने बनाया N2 + 3H2, तो इसका ऐसे रिवर्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिख के देखना। देखिए आप लोग, रिवर्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिख के देखना। कोई भी जो रिएक्शन है उनके सबके रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख के देखना, हर किसी के आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख के देखना। आई बात समझ में? जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको PCl5 है, ठीक है ना, इस PCl5 का जैसे PCl3 + Cl2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के देखना आप लोग। बहुत सारी रिएक्शन है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख के देखना, ट्राई करना, देखिए इनकी। है बात समझ? फिर अपन यहाँ से क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ से अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आगे बात समझ में? यहाँ पे अपन क्वेश्चन वगैरह भी देख लेंगे।